Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself नितिन कुमार. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम था टाइम एंड डिस्टेंस. टाइम एंड डिस्टेंस. तो टाइम एंड डिस्टेंस के हमने 3 पार्ट कंप्लीट करे थे. आज हम करेंगे पार्ट फोर्थ पार्ट आज हम करेंगे. पिछले जितने भी पार्ट थे इसमें हमने बेसिक चीज़ें देखी की थी, उसके बेसिस पे कुछ फार्मूलाज देखे थे, उसके बेसिस पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी. आज हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 7. ठीक है. एग्जांपल नंबर 7 को देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी करें. और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले के पार्ट पहले देख लें ताकि आपको सारा चैप्टर जो है इजीली समझ में आ सके. ठीक है. और आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉय गोज टू स्कूल. ए बॉय गोज टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉय स्कूल जाता है. मान लो ये सोल्यूशन लिख लेते हैं. यहाँ पे बॉय है, यहाँ पे इसका घर है, और ये इसका स्कूल है. ठीक है. घर से स्कूल जाता है कितने 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ठीक है. एंड रिटर्न्स टू द विलेज एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर. तो वहां से जब वापस आता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 2 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. इफ ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल. ठीक है. अगर पूरा चलने में वो कितना टाइम लेता है, 5 घंटे लेता है. दैट मीन्स यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ चलने में वो कितना टाइम लेता है, 5 आवर्स. 5 आवर्स में ऑल चलता है, पूरा टोटल चलता है वो. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द विलेज एंड द स्कूल. तो हमने निकालना है विलेज, और ये इसके घर से लेके इसके घर या फिर गांव बोल सकते हैं हम, इसके गांव से लेके इसके स्कूल तक का कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है. ठीक है. वो कैसे हम निकालेंगे. तो इसके भी हम 2 मेथड देखेंगे, एक नॉर्मल मेथड और एक डायरेक्ट फार्मूला. ठीक है. तो पहले हम नॉर्मल मेथड से करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम लेट करते हैं कि जो डिस्टेंस है बिटवीन इज विलेज एंड हाउस इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू x है, x किलोमीटर मान लेते हैं, ये x किलोमीटर है. ठीक है. देयरफॉर हमारे पास टाइम कितना होगा, टाइम टेकन इक्वल टू, हमने पीछे ही देखा था हमारे पास फार्मूला होता था, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे स्पीड भी दी है, डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया x, यहाँ पे हमने टाइम निकालना. तो टाइम हो जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा, ये बन जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड. तो टाइम आ गया डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस आ गया हमारे पास x डिवाइडेड बाय स्पीड. फर्स्ट केस में हमारे पास कितनी आ गई, 3. दैट मीन्स टाइम आ गया x/3 हावर. ठीक है. फर्स्ट केस के लिए. सेकंड केस के लिए हमारे पास टाइम कितना आएगा, सेकंड केस के लिए x/2 आवर. ठीक है. तो ये हमारे पास निकल गया, टाइम निकल गया दोनों केसेस के लिए. ठीक है. तो इसने हमारे पास दिया हुआ है कि जो टाइम है इन दोनों का टाइम मिला के हमारे पास 5 आवर्स उसको लग रहे हैं. दैट मीन्स इन दोनों का टाइम मिलाएं हम, x/3 प्लस x/2 को मिलाएं तो ये कितने के बराबर दिया हुआ है, 5 के बराबर दिया हुआ है. ठीक है. तो इसमें से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं पहले. दैट मीन्स ये हो गया 2x प्लस इसको इससे, दैट मीन्स 3x, और डिवाइडेड बाय इन दोनों को 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 5. ठीक है. यहाँ पे b क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऐसे करेंगे. ठीक है. ये आगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x इक्वल टू 5 इंटू 6 30. फर्दर अप्लाइज दैट, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा इक्वल टू 30. फर्दर अप्लाइज दैट x इक्वल टू 30 बाई, ये मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड हो जाएगा 30/5. दैट मीन्स 5 1 जा 5, 5 6 जा 30. दैट मीन्स यहाँ पे बचा हमारे पास 6 किलोमीटर. तो 6 किलोमीटर हमारे पास आ गया यहाँ पे आंसर. ठीक है. इसमें अगर हम फार्मूला से इस क्वेश्चन को करें तो फार्मूला हमारे पास है रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू टोटल टाइम टेकन. ठीक है. टोटल टाइम कितना इसमें लगेगा, टोटल टाइम टेकन दैट मीन्स 5 आवर्स
इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड्स, दो स्पीड का प्रोडक्ट, एक स्पीड थी हमारे पास 3, एक स्पीड थी 2, डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ द टू स्पीड्स, दो स्पीड का एडिशन, दैट मीन 3 + 2 इक्वल टू, ये टोटल सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आया वो आया 6 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमारे पास जो आंसर आया वो आया 6 किलोमीटर। तो हमारे पास 6 किलोमीटर क्या है, करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही हमारे पास एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में एक में हमारे पास दिया होगा 6 किलोमीटर, तो हमने उसी ऑप्शन को टिक करना है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, वो हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स ये आपको फ्यूचर में यूज हो सकती हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो जिसमें ये कन्वर्जन आ जाए तो आपको ये कन्वर्जन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कन्वर्जन क्या है, सबसे पहली कन्वर्जन है हमारे पास 1 आवर। ठीक है, 1 घंटा जो है किसके बराबर होता है, कितने मिनट के बराबर होता है, तो हमें पता है 1 घंटा किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर। ठीक है, और 60 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 × 60 सेकंड। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपको याद रख लेना है। दूसरा कन्वर्जन है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर होता है हमारे पास 1000 मीटर के बराबर। ठीक है, 1000 मीटर के बराबर। तीसरा कन्वर्जन है 1 किलोमीटर इक्वल टू, अगर माइल में लिखना हो तो कितने माइल होता है, 0.6214 माइल। ठीक है, 0.6214 माइल के बराबर होता है हमारे पास 1 किलोमीटर। ठीक है, वैसे ही हमारे पास फोर्थ कन्वर्जन है 1 माइल। ठीक है, यहाँ पे था 1 किलोमीटर इक्वल टू इतने माइल, अगर हम बात करें 1 माइल की तो 1 माइल कितने किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 1.609 किलोमीटर के बराबर, 1.609 किलोमीटर के बराबर। दैट इज अगर हम कहें 8 किलोमीटर्स इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5 माइल्स। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 8 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 5 माइल के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है हमारे पास 1 यार्ड किसके बराबर होता है, 3 फीट के बराबर, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है हमारे पास माइल्स पर आवर। माइल्स पर आवर से हमने कन्वर्ट करना है फीट पर सेकंड में, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22/15, तो ये बन जाएगा हमारे पास फीट पर सेकंड में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थे, ये आपको रिमेंबर कर लेने हैं, ये आगे आपको यूज होंगे। ठीक है, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है रिलेटिव मोशन का। ये जो हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक है, इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव मोशन का। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन हमारे पास क्या होती है, तो रिलेटिव मोशन जो है इसको हम डिफाइन करते हैं 2 वेज से, 2 वेज से हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव मोशन को। ठीक है, एक हमारे पास केस आ जाता है डिपेंडेंट का। ठीक है, डिपेंडेंट का केस आ जाता है, और एक आ जाता है इंडिपेंडेंट का केस। डिपेंडेंट का केस आ जाता है हमारे पास बोट्स एंड स्ट्रीम्स में। बोट्स एंड स्ट्रीम्स की बात करें, बोट्स हो गई किश्ती, और जहाँ पर किश्ती चलती है नदी में नहीं, उसमें समुद्र में, तो वो है। और दूसरा है इंडिपेंडेंट केस। इंडिपेंडेंट केस आ गया ट्रेन का केस। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं, इसके पॉइंट देख लेते हैं। वन बॉडी इज मूविंग इनसाइड अनदर मूविंग बॉडी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है ये पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको रिमेंबर कर लेने हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, when one body is moving inside another moving body the motion is called dependent। ठीक है, जब हमारे पास एक बॉडी है, जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल है एक स्ट्रीम जा रही है, एक बहुत बड़ी नदी जा रही है, मान लो समुद्र ही है, ये पानी है इसमें। ठीक है, और इसमें एक शिप है, ये मान लो एक शिप है, इसमें जा रही है। ठीक है, ये शिप इसमें जा रही है, ऐसे जा रही है, ये पानी है। ठीक है, और ये शिप है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक बॉडी है, ये वाली क्या है, ये समुंदर है या फिर कोई स्ट्रीम है, ये क्या है, एक बॉडी है, और इसके अंदर एक बॉडी मूव कर रही है, इसके अंदर एक बॉडी मूव कर रही है, दैट मीन ये शिप मूव कर रही है। ठीक है, तो जो ये मोशन होगी, इस मोशन को हम बोलेंगे डिपेंडेंट मोशन। ठीक है, इस मोशन को क्या बोलेंगे हम, डिपेंडेंट मोशन। डिपेंडेंट मोशन, डिपेंडेंट मोशन क्यों, क्योंकि ये जो मोशन है, इस शिप की मोशन है, वो डिपेंड है किस पे, पानी पे, इसमें जो पानी है उस पे डिपेंड है।
मान लो अगर पानी मूव कर रहा है इस तरफ, ठीक है, तो शिप भी अगर इस तरफ मूव कर रही है तो वो क्या करेगी, मूव फास्ट करेगी, ठीक है। अगर पानी मूव कर रहा है इस तरफ और शिप मूव कर रही है इस तरफ, ठीक है, तो ये शिप क्या होगी, स्लो मूव करेगी। क्यों? क्योंकि पानी इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। यहाँ से शिप इस साइड चलेगी, यहाँ से पानी आएगा तो ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। मान लो अगर हमारे पास पानी एक जगह पे खड़ा है, इस जगह पे खड़ा है, तो ये बॉडी क्या करेगी, नॉर्मली जैसे ये अपनी स्पीड से मूव करती है उसी तरीके से ये नॉर्मली मूव करेगी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये आ जाती है हमारे पास किस केस में, डिपेंडेंट मोशन के केस में। डिपेंडेंट मोशन क्यों? क्योंकि ये पानी पे डिपेंड है। पानी अगर यहाँ चल रहा होगा तो ये इसकी स्पीड कुछ अलग होगी, पानी अगर इस तरफ चल रहा होगा इसकी स्पीड कुछ अलग होगी। तो ये है डिपेंडेंट मोशन, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास जो मैंने बनाई वही है, when a boat is moving inside a stream, अगर बोट एक स्ट्रीम के इनसाइड मूव कर रही है, the speed of boat depends on the speed of stream, जो स्पीड है बोट की वो किस पे डिपेंड करेगी, इस स्ट्रीम पे डिपेंड करेगी। जो इसमें स्ट्रीम है, इसमें जो पानी है उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। इफ द बोट इज गोइंग इन द सेम साइड एज द स्ट्रीम, ठीक है, वही बताया है कि अगर बोट जो है, ये बोट है, ये इस साइड जा रही है, पानी भी इस साइड जा रहा है, तो जो इस बोट की स्पीड होगी वो क्या होगी, फास्टर होगी। बोट की स्पीड क्या होगी, फास्टर होगी, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिखा है, इफ द बोट इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एज द स्ट्रीम देन द बोट विल मूव फास्टर देन द स्पीड एट विच बोट इज मूविंग इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो स्टिल वाटर की बात करें, अगर हमारे पास मान लो स्टिल वाटर है, तो यहाँ पे बोट मूव कर रही है, तो वो नॉर्मल स्पीड में मूव करेगी, वो करेगी नॉर्मल स्पीड में मूव, ठीक है। लेकिन केस कौन सा है, अगर पानी भी इस साइड मूव कर रहा है, बोट भी इस साइड मूव कर रही है, तो बोट क्या करेगी, फास्ट मूव करेगी। तीसरा केस है कि अगर हमारे पास ये बोट है, ये अगर हमारे पास इस साइड मूव कर रही है और पानी जो है हमारे पास इस साइड मूव कर रहा है, तो ये बोट क्या करेगी, स्लो मूव करेगी, ठीक है, क्योंकि पानी इसको रोकेगा, ठीक है। When the boat is moving in opposite direction, the speed of the boat is slower than the speed of the boat in still water, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने कंसेप्ट देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम कैसे सॉल्व करें। तो वो है हमारे पास स्ट्रेटजीज एंड सॉल्व एग्जांपल्स, ठीक है, स्ट्रेटजीज एंड सॉल्व एग्जांपल। तो इसमें स्ट्रेटजी नंबर 1 है। स्ट्रेटजी नंबर 1 क्या कह रही है, इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। मान लो एक ये बॉडी है, यहाँ से चली इस साइड, और एक यहाँ पे बॉडी है वो भी इस साइड चली, ठीक है, मूविंग इन ए सेम डायरेक्शन एट u किलोमीटर पर आवर एंड v किलोमीटर पर आवर। जो फर्स्ट बॉडी है उसकी स्पीड है u किलोमीटर पर आवर, और जो सेकंड बॉडी है उसकी है v किलोमीटर पर आवर स्पीड, ठीक है। सच दैट u इज ग्रेटर देन v, जो u है, जो ये स्पीड है पहली वाली, वो ज्यादा है। देन द रिलेटिव स्पीड इक्वल टू u माइनस v, तब जो अगर हमने इनकी रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी, दोनों की रिलेटिव स्पीड, तो वो किसके बराबर होगी, उसका फार्मूला हमारे पास u माइनस वी, और ये डायमेंशन किस में आ जाएंगे हमारे पास, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। जो भी यूनिट आएंगे वो आएंगे किलोमीटर पर आवर में। तो ये हमारे पास ट्रिक है, ये फार्मूला है, ये हमने रिमेम्बर कर लेना है, ठीक है। अगर ऐसा केस हमारे पास आएगा तो इसके बेसिस पे एग्जांपल है, इफ टू कार्स आर मूविंग टवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो हमने पीछे ही देखा था, ये हमारे पास नॉर्थ होता है, ये हमारे पास साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। दो कार्स नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। मान लो ये एक कार है, ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, ये दूसरी कार है, ये भी नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, विद द स्पीड्स ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन ये फर्स्ट कार जो चल रही है वो चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सेकंड कार चल रही है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। फाइंड देयर रिलेटिव स्पीड, तो हमने क्या फाइंड करना है इसमें, रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी है। इसमें फाइंड करनी है हमने रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो पीछे हमने फार्मूला देखा था कि हमारे पास अगर दो कोई भी ऑब्जेक्ट या दो बॉडी अगर एक साथ मूव कर रही हैं, एक की स्पीड अलग है दूसरी की स्पीड अलग है, तो उसकी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता था u माइनस वी,
किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो u इस केस में हमारे पास कितना है, 40 है, और v कितना इस केस में हमारे पास 25 है। तो u माइनस v हम करेंगे, दैट मीन्स 40 माइनस 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जब एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम इतनी थ्योरीज ये सारा कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपली माइंड में ही करेंगे। 40 माइनस 25 दैट मीन्स 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो 15 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ही आगे हम और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप पिछले वाले लेक्चर जरूर देखें, ताकि आपको सारे जो लेक्चर्स हैं समझ आ सकें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको डाउट लगे कि आंसर्स गलत हैं या फिर समझाने का तरीका अच्छा नहीं है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.